नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ई शाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम राजस्थान भूगोल यानी कि ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को बहुत ही बेसिक से करने वाले हैं। और बेसिक का मतलब ये है कि बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। और ये जो आगामी जितनी भी राजस्थान भूगोल को लेकर के मेरी क्लासेस होने वाली हैं, ये हर उस स्टूडेंट के लिए लाभदायी हैं जो राजस्थान बिल्कुल नए सिरे से शुरू कर रहे हैं या जो राजस्थान के भूगोल को बिल्कुल जीरो से शुरू करना चाह रहे हैं। साथ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये क्लासेस भले ही आप एक बहुत ही छोटा एग्जाम या बहुत ही मतलब ऐसा हम कहेंगे कि जैसे आप एक राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं या आप आरएएस मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, इन सभी एग्जाम के लिए यानी कि आप भले आप आरएएस का एग्जाम दीजिए, आरएएस में भी आप आरएएस प्री का दीजिए, आरएएस मेंस का, या आप राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दीजिए, आप एलडीसी एग्जाम दीजिए, या आप टीचर में ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 किसी का भी एग्जाम दीजिए, एलडीसी का एग्जाम दीजिए। सभी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास ये होने वाली है। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास मैं आज शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। और देखिए, इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि आप केवल इस क्लास को जो है 2-4 मिनट पढ़ करके जज नहीं करें। मैं आपसे ये कहूँगा कि आज की जो मेरी क्लास होने वाली है, जितना भी टाइम ड्यूरेशन इसका रहेगा, आधे घंटे 40 मिनट जो भी रहेगा, तो मैं ये चाहूँगा कि एक बार इस क्लास को आप पूरा देखिए और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि आगे की जो भी मेरी क्लासेस आने वाली हैं, उन क्लासेस को आपको देखना है या नहीं देखना है। उसके बाद आप निर्णय लें। तो 1-2 मिनट को नहीं देख करके आप इस क्लास को एक बार करें। और अगर आपको ये लगता है कि ये आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि कर पाएगी, जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उस एग्जाम में ये आपकी क्लास मदद करेगी, तो आप हमारा जो चैनल है ई शाला, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ताकि मैं आगे इस प्रकार की अच्छी अच्छी क्लासेस आप सभी के लिए लाता रहूं। तो एक बार फिर से ई शाला पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी, लेक्चरर ज्योग्राफी, क्योंकि मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से लेक्चरर बना हूं। मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स किया है। इससे पहले 11th-12th में भी मेरे पास ज्योग्राफी थी, ज्योग्राफी से एमए किया। तो एक ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस मेरे पास में है। और मैं एक ज्योग्राफी का ये कहूँ कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का होने के बजाय मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ और आज भी मैं बहुत सारी चीजें इसके माध्यम से सीखने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए, जो कुछ चीजें मुझे पता है वो बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे साथ में बने रहिए और चलते हैं, इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आपको बोर्ड पर जो बहुत ही बेसिक टॉपिक लिखा है, जहां से भी आप राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करें, जहां से आप उसको एक बेसिक समझ आपके पास में आए, वहां से हम शुरू करते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है राजस्थान, उसकी स्थिति और उसका विस्तार। इसमें से प्रश्न आते हैं, प्रश्न पहले वाले एग्जाम में आए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है। और यहां से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो मैंने एक लाइव क्लास में भी बताया था और मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, कंपटीशन एग्जाम में दो प्रकार के सवाल आते हैं। एक क्वेश्चन आते हैं जो फैक्चुअल आते हैं, यानी कि फैक्ट्स के आधार पर पूछे जाते हैं। जैसे फैक्ट्स के आधार पर कैसे? अगर इसमें से ये सवाल पूछ लिया जाए कि राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को बताइए, ठीक है, यानी कि कोई तथ्य, कोई फैक्ट आपसे पूछा जा रहा है, या राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, इसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाए, ये एक फैक्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्सेप्चुअल सवाल आपसे पूछ लिया गया है, कॉन्सेप्ट के आधार पर अगर आपको सवाल पूछ लिया है, ठीक है, तो उस प्रश्न का जवाब भी आप किस प्रकार से यहां से देंगे। तो ये दोनों चीजें मैं आपको करवाता रहूंगा और समय समय पर मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए और यहां से प्रश्न इस भाषा में बन सकता है। तो उन्हीं चीजों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो दो यहां पर बहुत ही बेसिक चीजें हैं। पहली जो चीज यहां पर लिखी गई है, उसको यहां पर लिखा है राजस्थान की स्थिति। स्थिति जिसको यहां पर हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसको लोकेशन, है ना, कुछ इंग्लिश के शब्द जो है उसको भी हम काम में लेते रहेंगे, इसी का ट्रांसलेशन, ताकि वो हमारे लिए आसान बनी रहे। मोबाइल में कई बार हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, हम उसका घर नहीं जानते, तो उसे हम कहते हैं कि भाई आप अपने मोबाइल से लोकेशन भेज दीजिए। तो वो लोकेशन वास्तव में क्या भेजता है? वो व्यक्ति जहां पर है, यानी कि जिसने आपको लोकेशन भेजी है, वो अपने मोबाइल से आपको लोकेशन भेजता है। इसका मतलब ये है कि जहां पर उसका मोबाइल है, वो मोबाइल जिस सैटेलाइट के थ्रू उसका कम्युनिकेशन है, तो वो सैटेलाइट क्या करता है, उस मोबाइल लोकेशन की, यानी कि उस हैंडसेट की लोकेशन पता करता है, यानी कि वो कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर वो जगह, वो मोबाइल अभी है, और उसी की स्थिति को वो आगे भेजता है। यहां पर भी हम यही करने वाले हैं। यहां पर
राजस्थान की स्थिति का मतलब, भूगोल में जो स्थिति का मतलब है वो है लोकेशन। और ये लोकेशन हम दो तीन प्रकार से अलग अलग स्थितियों में इसको देखते हैं। जैसे सबसे पहली बात अगर हम करें तो वो सबसे पहली बात ये होगी कि राजस्थान की पूरा जो ग्लोब है, यानी कि जिस ग्लोब पर या पूरी पृथ्वी कहते हैं हम, पूरी पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां है, पूरी पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहां है, ठीक है, इसी को हम लोकेशन कहेंगे। साथ में हम ये पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पूरी पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति कहां है, दूसरा हम ये भी पढ़ेंगे इसमें कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है, ठीक है। तो इन चीजों से कहां से सवाल बनते हैं इनको देखेंगे। इसके बाद में हम इसके विस्तार पर बात करेंगे, विस्तार का मतलब इसका एक्सटेंशन पर बात करेंगे। विस्तार ये होगा कि राजस्थान जो है उसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि कौन कौन सी आड़ी रेखाओं के बीच राजस्थान है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाने वाली आड़ी रेखाएं जिनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली सीधी रेखाएं जिनको हम देशांतर कहते हैं। तो कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में और कौन कौन सी देशांतर रेखाओं, कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में और कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान स्थित है, तो उसके आधार पर उसका विस्तार। साथ में हम ये भी करेंगे कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की कुल लंबाई है वो कितनी है, और पूर्व से पश्चिम तक राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से वो स्थान है जहां से इसकी हम लंबाई को देखते हैं। ये सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर टॉपिक लिखा है राजस्थान की स्थिति या राजस्थान की लोकेशन, इसी पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस जगह पर मैंने ये ग्लोब लिया है और इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें एक सीधी लाइन इसके बीचों बीच में खींच लेते हैं। अगर आपने अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ी है तो उसमें यह होता है कि सीधी रेखाएं जिनको उत्तरी ध्रुव से शुरू किया जाता है दक्षिणी ध्रुव पर लाकर के मिलाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखाएं जो होती है वो रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। मान लीजिए हमने सबसे पहले ये लाइन एक बना दी, इसको हमने जो है नाम दे दिया कि ये 0 डिग्री की लाइन है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। जब अक्षांश देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारी बेसिक्स की जो ज्योग्राफी की सीरीज होगी उसमें, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके और कौन कौन से नाम है। 0 डिग्री अक्षांश भी है, क्योंकि ये 0 डिग्री इंग्लैंड के पास में, इंग्लैंड की जो राजधानी है लंदन, उसके पास में ग्रीनविच नामक नगर से होकर के गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच रेखा भी इसी रेखा को कहा जाता है, जहां से पूरी दुनिया का जो समय है वो उसको आगे पीछे की स्थिति में देखा जाता है। जैसे कई बार आपने पढ़ा होगा कि भारत का जो मानक समय है वो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। जीएमटी का मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, वो ग्रीनविच मीन टाइम इसी 0 डिग्री का लिया जाता है। तो देखिए ये 0 डिग्री, इसने अब हमारी इस पृथ्वी को, इस ग्लोब को दो भाग में बांट दिया है। और वो दो भाग कौन से होंगे, देखिए ये वाला जो यहां पर ये वाला जो गोलार्ध होगा, इस वाले भाग को, चूंकि देखिए इस रेखा के इस वाला जो भाग है ये पूर्व होगा। दिशाओं का हमें यहाँ पर ठीक से पता होना चाहिए। तो देखिए दिशाओं के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ज्योग्राफी जब भी हम पढ़ेंगे तो दिशाओं का बड़ा महत्व है। जैसे इस प्रकार से अगर मैं बना देता हूं तो मानचित्र में या आपकी नोटबुक में या बोर्ड पर जब भी हम दिशाओं को बनाते हैं तो ऊपर की ओर यहाँ पर क्या होगा, ये होगा उत्तर, और इधर की ओर होगा उत्तर के बिल्कुल विपरीत, ये होगा दक्षिण, है ना। हम इसको ऊपर नीचे कर देते हैं क्योंकि बोर्ड इस प्रकार से लगा हुआ है, तो ऊपर की ओर उत्तर है, नीचे की ओर दक्षिण है। लेकिन जब अगर मान लीजिए कि हम सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तब तो ऊपर नीचे वाली बात नहीं होगी, लेकिन आपके आगे की ओर, ठीक है, वो उत्तर हो जाएगा और इस तरफ ये हो जाएगा दक्षिण, या उत्तर और इसके विपरीत हो जाएगा दक्षिण। इस वाले भाग में यहां पर हम लिख देंगे पश्चिम, और ये हो जाएगा हमारा पूर्व। क्योंकि भूगोल में दिशाओं के आधार पर काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए ये 4 प्रमुख दिशाएं होगी, इनके बीच की कुछ बात और ले लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई देश, किसी स्थान की स्थिति यहां पर है, इधर, यानी कि इन दोनों के बीच में, तब हम क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां से हम लेंगे, ये ले लेंगे उत्तर, और ये हो जाएगा पूर्व। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया उत्तर पूर्व, यानी कि यहां पर अगर किसी जगह की स्थिति होगी यहां पर, तो इसको हम लिखेंगे उत्तर पूर्व। यहां पर अगर किसी स्थान की स्थिति है तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से दक्षिण पूर्व। यहां पर अगर किसी स्थान की स्थिति है इन दोनों के बीच में, तब हम यहां पर लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। और यहां पर अगर किसी स्थान की स्थिति है तो इसको हम लिखेंगे उत्तर पश्चिम।
देखो यहां पर अगर आप जब भी लिखो तो आप ये नहीं लिखोगे कि पूर्व उत्तर, इसको उत्तर पूर्व भी लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है, उसके बाद उसकी अपोजिट दक्षिण। तो पहले जब भी इन दोनों के बीच की स्थितियों को हम लेंगे तो इन दोनों के लिए, यहां पर इन दोनों के बीच में हम यहां पर भी उत्तर को, यहां पर भी उत्तर को पहले लिखेंगे। देखिए यहां पर उत्तर लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है। यहां जब इन दोनों के बीच की स्थितियों को देखेंगे तब यहां पर भी हम पहले दक्षिण को ले रहे हैं और इधर भी हम दक्षिण को लेने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इनके बीच की जो स्थितियां हैं उनकी दिशाओं का निर्धारण हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं। तो एक बेसिक सी चीज, बहुत ही आसान सी चीज आपको समझ आई होगी, शायद मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं उनको मैंने इसके बारे में बताया। तो देखिए यहां पर जब 0 डिग्री देशांतर हमने बना दिया, जो यहां पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाती है, इसने हमारे ग्लोब को, यानी कि 0 डिग्री देशांतर ने हमारे ग्लोब को दो भाग में बांट दिया। इसके इधर वाला जो भाग होगा, अब देखिए अब यहां से कौन सा होगा, अगर इस लाइन को हम वहां पर मान लें तो वो वाला भाग कौन सा हो जाएगा, पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो इस 0 डिग्री ने हमारी पृथ्वी को दो बराबर भाग में बांट दिया, या इस गोले को दो भाग में बांट दिया, ठीक है। और इस 0 डिग्री के इधर वाला जो भाग होगा इसको हम कहेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, ठीक है। और इसके इस तरफ वाला जो भाग होगा इसको हम कहेंगे, ये वाला सारा हमारा हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये गोलार्ध इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इसको भी हम यहां से भी थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे। ये लीजिए, तो दो भाग में बांट दिया। इसी के साथ में अगर मान लीजिए हम एक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच में यहां पर खींचते हैं, और ये भी 0 डिग्री की रेखा होगी। इस पर इसमें यह फर्क है कि जो आड़ी रेखाएं हैं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच है, पूरी भूमि के मध्य है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। इसी को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं, और इसी को हम इक्वेटर लाइन भी कहते हैं। इस इक्वेटर ने हमारी पृथ्वी को फिर से दो गोलार्ध में बांट दिया है। देखिए इस रेखा के ये ऊपर वाला भाग कौन सा है, यहां पर देखेंगे उत्तर, और इसके नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, दक्षिण। तो यहां पर हम दो बातें यहां से लिख लेंगे, ठीक है। ये वाला जो गोलार्ध होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, पूरा इस रेखा के इधर वाला भाग। और इस 0 डिग्री के जो नीचे वाला भाग होगा, या इस रेखा के दक्षिण वाला जो भाग होगा वो हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध पूरा का पूरा। तो कुल मिलाकर के 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ने हमारी पृथ्वी को, या हम कहते हैं कि इस ग्लोब को 4 टुकड़ों में बांट दिया है, ठीक है। देशांतर रेखाओं ने 0 डिग्री देशांतर ने पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में, और अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हमारी पृथ्वी को बांट दिया है। अब अगर इस हिसाब से अगर हम देखें कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहां पर है, देखिए राजस्थान भारत में, और भारत की जो स्थिति है अगर हम इस मैप पर बनाना चाहें तो हमारे भारत की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होगी, यहां पर इस प्रकार से है, यहां पर है। इसका मतलब क्या है, अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के देखें हम तो वो कहां है, उत्तर की ओर, तो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। और 0 डिग्री देशांतर के ग्राफ देखो तो किस तरफ है, पूर्व की ओर। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, हमारा पूरा जो भारत है, पूरा का पूरा भारत कौन से गोलार्ध में होगा, पूरा का पूरा भारत हमारा होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। और चूंकि राजस्थान भारत में ही है, इससे बाहर है नहीं, तो राजस्थान की जो स्थिति है वो भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में ही होगी। एक अगली जो स्थिति है हम उसमें ये देखेंगे कि भारत में राजस्थान की स्थिति कहां है, तो वो एक अलग बात होगी। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि पूरे ग्लोब पर अगर प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की स्थिति कहां है, राजस्थान का भूगोल है, वहां पर राजस्थान की स्थिति आपको पूछ ले तो राजस्थान की स्थिति वही है जो हमारे भारत की स्थिति है। तो यहां से हमने बहुत आसानी से समझ लिया इसको, क्योंकि हमारा भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। इसको उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्यों कहते हैं, ये सारी की सारी कहानी हमने यहाँ से समझ ली है। तो ये स्थिति के बारे में यहाँ से सवाल आता है, लोकेशन को लेकर के यहाँ से सवाल आता है। चलिए आगे की एक और बात हम देखते हैं यहाँ से, और वो बात ये है कि अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए भारत के संदर्भ में, यानी कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की सापेक्ष स्थिति क्या है, सापेक्ष स्थिति यानी कि उसकी रिलेटिव लोकेशन कहां पर है। दो शब्द होते हैं, एक होता है निरपेक्ष और एक होता है सापेक्ष। निरपेक्ष वो चीज होती है
जिसमें हम किसी से किसी की तुलना नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली एक कोई बात हम बता देते हैं, उसको हम निरपेक्ष कहते हैं। और सापेक्ष जो स्थिति होती है वो होती है जब हम दो चीजों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन जब करते हैं, तो वहां पर हम निरपेक्ष शब्द काम में लेते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाता है, एक होता है सापेक्ष गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यकताएं अगर मान लीजिए पूरी होती हैं, ठीक है, तो फिर उसको हम ये मानते हैं कि वो व्यक्ति गरीब नहीं है। यानी कि सिंपल सी बात है कि वहां पर हम केवल ये देख रहे हैं कि क्या उसको रोटी कपड़ा मकान वाली स्थिति उपलब्ध है, ठीक है। अगर वो वाली स्थिति उपलब्ध है, यहां पर हम किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी तुलना नहीं कर रहे हैं, केवल रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। दूसरी एक स्थिति होती है जिसको हम सापेक्ष गरीबी बोलते हैं। सापेक्ष गरीबी में ये करते हैं कि दो व्यक्तियों की तुलना जब हम करते हैं कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, इन दोनों व्यक्तियों में कौन अमीर है और कौन गरीब है, वो सापेक्ष गरीबी होता है, ठीक है। तो इसलिए जब भी कभी कोई सरकार प्रयास करती है तो वो ये करती है कि हर व्यक्ति को रोटी कपड़ा मकान उसकी बेसिक नीड जो है वो पूरी हो जाए, वो ये प्रयास करती है। यानी कि सरकारें हमेशा निरपेक्ष गरीबी को समाप्त करने की कोशिश करती है। सापेक्ष गरीबी यानी कि आप हर एक व्यक्ति को एक लेवल पर नहीं ला सकते, समझ गए। यानी कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, अच्छा खासा अपने दिमाग का यूज में लेता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पैसा कमाता है, अब आप एक व्यक्ति उतना काम नहीं करता, तो उन दोनों व्यक्तियों को आप कैसे बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति मेहनत ही नहीं करना चाहता तो उसको आप उस प्लेटफॉर्म पर कैसे ले आएंगे, दोनों की इनकम को आप बराबर नहीं कर सकते। इसलिए सापेक्ष गरीबी को समाप्त करने वाली जो बात है वो बिल्कुल भी संभव नहीं लगती। तो ये तो एक अलग बात हो गई। यहां पर जो मैं आपको बात बता रहा था वो बात हम ये पढ़ेंगे कि यहां पर हम सापेक्ष स्थिति के बारे में कैसे बात करेंगे। सापेक्ष स्थिति का मतलब है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहां पर है। देखिए ये हमारा यहाँ पर भारत का आपको मैप दिख रहा है, एक आउटलाइन मैप यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बीचों बीच से यहाँ पर देखिए एक डॉटेड लाइन गुजर रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, ये कर्क रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कर्क रेखा, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी सही। कर्क रेखा या जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, इसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का मतलब ये है, आप या तो इसको ये लिख दो 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तर, या आप इसको ये भी लिख सकते हो 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ, क्योंकि एक डिग्री को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक भाग पर मिनट लिखा जाता है। तो जब हम कहते हैं 23.5 तो हम 60 का आधा करते हैं, क्योंकि डिग्री को 60 मिनट में बांटते हैं और उसका आधा 60 का आधा 30 होता है, 30 होता है। जैसे कि 1 घंटे को हम 30 मिनट में बांटते हैं और जब 3:30 होती है तो हम कहते हैं कि 3:30 बज गए, उसी प्रकार से। लेकिन रुपए के संदर्भ में वो अलग बात होगी, जैसे हम कहते हैं कि 350 रुपए, तो वहां पर 350 को मतलब हो जाएगा 350, क्योंकि वहां पर जैसे मान लीजिए 1 रुपया है तो उसको हम 100 पैसे में बांटते हैं, उसका आधा 50 होगा। तो यहाँ पर ये चीज है, क्योंकि एक बार ये जो सी टेट का जो एग्जाम होता है उसमें इसी प्रकार का सवाल पूछा गया था। 23.5 डिग्री कर्क रेखा का मान है और फिर नीचे दे दिया इसकी सही अभिव्यक्ति क्या है, और पहले ऑप्शन में लिखा हुआ था 23 डिग्री और 50 मिनट। तो कुछ लोगों ने सोचा कि 23.5 का मतलब यही होगा, जबकि वहां पर वो मिनट का आधा भाग करता है। तो ये इसका मान, दोनों ही अभिव्यक्तियां बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री नॉर्थ भी कह दो या 23 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ या उत्तरी हम कह देते हैं, ठीक है। चलिए यहां से कुछ और बात को हम करते हैं, ये चीजें तो मैं आपको समझा दी, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी स्थितियों को हम कैसे समझने वाले हैं। देखो अगर मैं एक भारत को यहाँ पर 4 अलग अलग भाग में, यहाँ पर एक लाइन के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, और मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। ये मान लीजिए हमने लाइन खींच दी, तो देखिए जो आड़ी रेखा खींची है उसके हिसाब से हमारा राजस्थान कहाँ है, तो इसके उत्तर वाले भाग में, यानी कि ये जो पूरा भाग होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं ये वाला जो भाग बने हैं वो कौन सा है, उत्तरी, और इसके ये वाला भाग कौन सा जाएगा, दक्षिणी। इसलिए हम कई बार कहते हैं भारत के उत्तरी राज्य में कौन कौन आता है, उत्तरी राज्य में हरियाणा आता है, पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। और जो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, जिसको अभी 2 भाग में इसको बांट करके और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो वो हमारा आता है, ये सारे के सारे उत्तरी राज्य हैं। दक्षिणी राज्यों की जब बात आती है तो महाराष्ट्र आता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश आता है, तेलंगाना आता है, तमिलनाडु आता है, केरल आता है, ठीक है, कर्नाटक आता है, ये सारे के सारे आते हैं, तो ये दक्षिण में। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें आड़ी रेखाओं के हिसाब से, तो राजस्थान कहाँ है, उत्तरी भाग में आ जाएगा।
और अगर मान लीजिए एक सीधी रेखा हमने खींच दी, ठीक है, भारत के लगभग बीचों बीच, तो इसने भारत को दो भाग में बांट दिया, एक भाग हो जाएगा जो पूर्वी कहता है, एक भाग हो जाएगा जो पश्चिमी कहता है। वही दिशाओं वाली बात जो अभी मैंने आपको बताई, ठीक है। इसमें तो ये इधर वाला जो हिस्सा होगा हमारा, ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा, इसको हम कह देंगे, ये वाला भाग हो जाएगा पूर्वी, और ये इधर वाला जो भाग हो जाएगा हमारा, इसको हम कहेंगे पश्चिमी। तो कुल मिलाकर के अब क्या हो जाएगा, राजस्थान यहां है इधर, इन दोनों के बीच में एक बार फिर से। तो राजस्थान की स्थिति कहां है, आड़ी रेखा के हिसाब से उत्तर में, और जो सीधी रेखा खींची उसके हिसाब से हो जाएगा पश्चिम में। तो इसके लिए एक अभिव्यक्ति क्या होगी, वो एक अभिव्यक्ति ये होगी कि हमारा राजस्थान उत्तरी पश्चिमी भाग में है, यानी कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान होगा। तो अगर भारत के संदर्भ में स्थिति अगर पूछ ले, ठीक है, तो राजस्थान की स्थिति जो है वो उत्तरी पश्चिमी भाग में होगी, या हम एक ये कह सकते हैं कि राजस्थान की स्थिति भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में है, या पूरे ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति जिसको हम कहेंगे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी है, जहां से सवाल बार बार पूछा जाता है। यहाँ से ये जो मैप है, ये बात हमने यहाँ से समझी, और इसके साथ में मैं आपसे एक प्रश्न यहाँ से पूछूंगा और आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे, तो मैं समझूंगा कि आपने इस क्लास को ठीक से पढ़ा है। और वो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 7 सिस्टर्स, यानी कि कुछ उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, 7 उत्तरी पूर्वी राज्य ऐसे हैं छोटे छोटे राज्य हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं। तो मैं 4 ऑप्शन देता हूं, और वो 4 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि कौन सा एक राज्य है जो 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। और वो 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो देखिए ऑप्शन ए होगा आपका मणिपुर, ऑप्शन बी ये आपका मैं कर देता हूं मिजोरम, ऑप्शन सी को कर देता हूं मैं नागालैंड, और ऑप्शन डी को कर देता हूं मैं सिक्किम। ये 4 हैं चीजें, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक राज्य है जो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, तो मैं देखूंगा कि आपका उत्तर है या नहीं। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। चलिए, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को करते हैं जो इससे जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक राजस्थान का आउटलाइन मैप लिया है, क्योंकि इससे पहले वाले जब हमने इस टॉपिक की शुरुआत की थी, तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने 2 चीजें लिखी थी यहाँ पर, राजस्थान की स्थिति यानी कि लोकेशन और विस्तार। स्थिति के बारे में हम बात कर चुके हैं, 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं, राजस्थान की पूरी ग्लोब पर स्थिति, ठीक है, और दूसरी राजस्थान की भारत के संदर्भ में स्थिति। तो दोनों बातें हो चुकी है हमारी, ठीक है, ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी पूर्वी में, और भारत के संदर्भ में उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राजस्थान स्थित है। दूसरी यहाँ पर जो बात थी वो थी विस्तार को लेकर के। अब इस विस्तार को लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, और वो विस्तार को लेकर के चर्चा किस प्रकार से होगी, तो यहाँ पर 2 प्रकार से हम बात करेंगे। पहला, हम विस्तार की बात इस प्रकार से करेंगे कि हमारा जो राजस्थान है वो कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच है, कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्लोब पर या मानचित्र पर खींची जाती है, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। यानी कि कहीं पर पृथ्वी पर आपको ये नहीं मिलेगी, है ना, यानी कि धरातल पर आपको नहीं खींची हुई नहीं मिलेगी, इसलिए इनको वास्तविक रेखाएं नहीं कहते हैं, इनको काल्पनिक रेखाएं कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि जब ये वास्तविक रेखाएं नहीं है तो इनको फिर क्यों खींचा गया यहाँ पर, ठीक है, ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि इन रेखाओं को खींचना पड़ा जब है ही नहीं वास्तव में, तो क्यों ज्योग्राफी वालों को पढ़ने के लिए, बाकी लोगों को के लिए एक इसको खींच करके और एक और पढ़ने वाली चीज हमारे सामने खड़ी कर दी। तो देखिए सिंपल सी बात है कि किसी भी स्थान की स्थिति को पता करने के लिए, जब इतनी बड़ी पृथ्वी है उसके ऊपर कोई स्थान कहाँ पर है, तो उसकी लोकेशन को देखने के लिए, चूंकि उसका हर एक देश का, हर एक जगह का अपना एक विस्तार होता है, उसकी अपनी एक लंबाई चौड़ाई होती है, ठीक है, उसी स्थिति को पता करने के लिए हम इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचते हैं, और उन्हीं के माध्यम से हम किसी भी स्थान की यानी कि उत्तर से दक्षिण में स्थिति और पूर्व से पश्चिम में स्थिति पता करते हैं, ठीक है। उत्तर से दक्षिण वाली जो स्थिति होगी वो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से पता की जाती है, और पूर्व और पश्चिम वाली जो स्थिति होती है उसको हम देशांतर रेखाओं के माध्यम से करते हैं। तो 2 बातें यहाँ पर हो जाएगी, एक राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि उनके माध्यम से हम इसका विस्तार पता करेंगे,
और दूसरी बात हम यहाँ पर करेंगे कि राजस्थान की यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और यहाँ पर पश्चिम से लेकर के पूर्व तक या पूर्व से लेकर पश्चिम तक दूरी कितनी है, ठीक है, और वो कौन कौन से 4 एक्सट्रीम पॉइंट हैं जो इसके बिल्कुल उत्तर में, बिल्कुल दक्षिण में, बिल्कुल पूर्व में और बिल्कुल पश्चिम में है, और ये एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, यहां से सवाल बनते हैं और फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं जिनको आपको सीधा सीधा याद रखना है। इसके बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू कहां से करते हैं? शुरू हम करते हैं इसको राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति से शुरू करते हैं। देखिए एक रेखा जो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से होकर के गुजरती है, यहां पर मैं इसको बना देता हूं, ये वाली रेखा इस प्रकार से बनेगी। देखिए ये बिल्कुल दक्षिणी बिंदु को यहां से छू करके जा रही है। एक रेखा जो राजस्थान के बिल्कुल उत्तर से होकर के यहां से गुजरती है। तो कुल मिलाकर के ये 2 आड़ी रेखाएं या ये 2 अक्षांश रेखाएं या ये 2 लेटीट्यूड्स, ठीक है, अक्षांश रेखा अगर हम नाम भूल जाए तो इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड कहा जाता है और देशांतर रेखाओं को लॉन्जिट्यूड कहा जाता है। जो आड़ी हैं, जो लेटी हुई हैं, वो लेटीट्यूड है, लेटी हुई सारी लेटीट्यूड यानी कि आड़ी रेखाएं, और जो लॉन्ग लॉन्ग है, सीधी सीधी है, वो क्या हो जाएगा? लॉन्जिट्यूड। याद करने के हिसाब से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो यहां से इन 2 रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान है। अब हमें यह पता करना है कि इन रेखाओं का मान कौन सा है, ठीक है। तो इनका मान कई बार बहुत सिंपल सी बात है, जब भी हम राजस्थान भूगोल पढ़ते हैं तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय स्थितियां ही हमें रटवाई जाती है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के बीच हमारा राजस्थान है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि किसी परीक्षा में सवाल ये आ जाए, ठीक है, और यहाँ से चलिए मैं पहले देशांतर रेखाएं बनाता हूँ और उसके बारे में हम उसके बाद में एक सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए ये हमने बना लिया, ये 2 देशांतर रेखाएं मैंने बना दी। अब मान लीजिए परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न आ गया और प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है कि नीचे जो राजस्थान का एक आउटलाइन मैप दिया हुआ है, ठीक है, इस मैप में 4 लाइनें बनाई गई है और इन लाइनों को मान लीजिए वो नाम दे देता है, ठीक है, इसको वो दे देता है ए, ठीक है, इसको दे देता है बी, इसको दे दिया जाएगा सी और इसको दे दिया जाएगा डी। और अब यहां पर इसका मान दे दिया जाए। मान कैसे दिया जाएगा? जैसे यहां इधर तो होगा ए, यहां हो जाएगा बी, यहां हो जाएगा सी, यहां हो जाएगा डी। और मान कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि यहां पर उसने दे दिया 30 डिग्री और 12 मिनट। देखिए डिग्री को इस प्रकार से गोल करके बनाते हैं और मिनट को एक डैश लगाया जाता है ऊपर, सेकंड के लिए 2 डैश लगाए जाते हैं। तो इसको पढ़ा इसी प्रकार से जाता है 30 डिग्री और 12 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हो गया मान लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर दिया जाएगा 23 डिग्री और मान लीजिए यहाँ पर 3 मिनट, ठीक है। यहाँ पर दिशा का अंकन भी हो गया, उत्तर उत्तर। यहाँ पर आ जाएगा मान लीजिए 70 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ आ जाएगा 69 डिग्री ठीक है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए प्रश्न आता है और ये आ जाएगा आपके, ठीक है, ये आ जाएगा कोई रेखा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा इसका दिया जाएगा मान, ठीक है। ये हो जाएगा कहीं रेखा और ये हो जाएगा इसका मान, ठीक है। प्रश्न आता है कि राजस्थान के नीचे दिए गए मैप में जो 4 रेखाएं ABCD के माध्यम से बताई गई है, इनको इनके मान के साथ में मिलाइए, ठीक है। अब हमने बहुत कुछ पढ़ लिया यहाँ से, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट की ओर जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने केवल ये रटा है कि अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच में है, कौन कौन सी देशांतर रेखाओं के बीच में राजस्थान है, तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। दिक्कत कैसे आएगी अभी हम बात करेंगे। अगर मान लीजिए 4 केवल लाइनें हों तो फिर हम कैसा पता लगाएंगे कि कौन से मान वाली कौन सी रेखा है? प्रश्न इस प्रकार से अगर मान लीजिए बन जाए तो फिर हमें क्या करना है? अब सवाल ये उठेगा कि भाई चलो ये भी हम बता देंगे कि जो आडी रेखाएं होती है वो अक्षांश रेखाएं हैं, तो अक्षांश रेखाओं वाला मान भी चलो हम पकड़ लें कि हमने करा है 23 डिग्री 3 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट, ये अक्षांशीय मान है। पर इसमें से 23 डिग्री 3 मिनट वाली लाइन ये है या ये है? कई बार हम चूंकि शुरू ऊपर से कर देते हैं, मान लीजिए कोई बी वाली को कह दे कि ये 23 डिग्री और 3 मिनट है और जो राजस्थान के दक्षिण में है वो 30 डिग्री और 12 मिनट है, तो फिर हमारा प्रश्न, तो हमारा जो उत्तर होगा वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से भी जो राजस्थान के पश्चिम भाग से गुजरती है देशांतर रेखा, उसका मान कितना है?
जो पूर्वी भाग से गुजरती है उसका मान कितना है। ठीक है, यहाँ से हो जाए। तो देखिए पहले तो मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ और उसके बाद में मैं आपको चीज बताता हूँ कि इसको किस प्रकार से आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, जहां से अगर मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है या इसकी लैंग्वेज अगर मान लीजिए बदलती है तो हम इसको हर एक स्थिति में इस प्रश्न को हम ठीक कर पाए। तो देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान के दक्षिण से जो रेखा गुजरती है उसका मान है 23 डिग्री और 3 मिनट। और ये कौन सी है, ए वाली। तो देखिए यहाँ पर 23 डिग्री और 3 मिनट कौन सा है, यहां से हो जाएगा। तो ए वाली जो रेखा है उसका मान कितना हो जाएगा, 23 डिग्री और 3 मिनट। तो ये वाली हो जाएगी 23 डिग्री और 3 मिनट की रेखा। इसके बाद में जो राजस्थान के उत्तरी भाग से, तो इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री और 12 मिनट। इन दोनों को हमने मिला दिया अक्षांश रेखाओं के हिसाब से। ठीक है, और उसके बाद में हम मिलाएंगे दो देशांतर रेखाओं को। ठीक, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहां से गुजरने वाली उस रेखा का मान है 69 डिग्री 30 मिनट। तो यहां पर लिखा हुआ है सी, तो सी को इसके साथ में मिला दीजिए, ये सी हो जाएगा। ठीक है, और डी एक बचा है लास्ट जो राजस्थान के पूर्वी भाग से गुजरती है, वो है 78 डिग्री और 17 मिनट। इस प्रकार से इनको हमने मिला लिया। देखिए एक कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है कि 23 डिग्री वाली लाइन यहां है या यहां है। तो अगर हम इस ग्लोब को देखें, जैसे यहां पर अगर मान लीजिए मैं आपको ग्लोब बना करके और उस चीज को एक बार फिर से अगर मैं याद दिलाना चाहूँ, तो देखिए अक्षांश रेखाओं को इस प्रकार से खींचते हैं, ये 0 डिग्री है। अब जब हम उत्तरी गोलार्ध में हम रेखाएं खींचेंगे तो इस प्रकार से खींचेंगे, एक के बाद एक, और ये रेखाएं इस प्रकार से जाते जाएंगे। आपको पता होगा यहाँ पर सबसे लास्ट में होता है 90 डिग्री, यानी कि 0 1 2 3 इस प्रकार से आगे जाते जाते सबसे लास्ट में आ जाएगा 90 डिग्री। ये हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और अगर इधर हम दक्षिण में बढ़ेंगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सबके ऊपर यहाँ पर नॉर्थ लिखा जाएगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, और इधर आप आओगे तो 1 डिग्री साउथ 2 डिग्री साउथ 3 डिग्री साउथ, और इसी प्रकार से ये रेखाएं यहाँ पर खींची जाएगी। ठीक है, और इसका सबसे लास्ट वाली जो रेखा होगी यहाँ पर, ये सबसे जो लास्ट होगा बिंदु जिसको हम कहते हैं, क्योंकि 90 डिग्री साउथ या 90 डिग्री नॉर्थ जो है वो एक बिंदु मात्र रह जाता है, तो संदर्भ बिंदु है। ये 90 डिग्री साउथ जो कि हमारा दक्षिण ध्रुव है, तो इधर से इधर मान बढ़ता है। अब यहाँ से एक चीज देखिए आप कि अगर हम यहाँ पर हम राजस्थान को अगर इधर हम बनाते हैं, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, अगर हम राजस्थान की स्थिति को यहाँ पर इस प्रकार से बनाएंगे तो कम मान वाली रेखा किधर होगी, राजस्थान के दक्षिणी भाग में तो होगी, और ज्यादा मान वाली रेखा यानी कि आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं, कम मान वाली रेखा की संभावना कहां बनती है, दक्षिण की ओर, क्योंकि अक्षांश रेखाओं का मान यहां पर उत्तर की ओर जाते हुए बढ़ता है। ये तो तब है जब हमारा राजस्थान या हमारी स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। अगर ये स्थिति हमारी दक्षिणी गोलार्ध में होती, मान लीजिए यहां पर कोई देश होता, तो फिर उसके लिए कम मान वाली रेखा उत्तरी विभाग में होती और ज्यादा मान वाली रेखा इसके लिए दक्षिणी गोलार्ध में होती। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर हम बात करेंगे और उसका अगर अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो उसके उत्तरी भाग से कम मान वाली रेखा गुजरेगी और उसके दक्षिणी भाग से ज्यादा मान वाली रेखा गुजरेगी, क्योंकि वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए तो 23 डिग्री और 3 मिनट की रेखा ये है, तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 23 डिग्री का, मैं उसी कलर से लिखता हूँ ताकि वो ठीक से हमें रहे। वैसे मैंने यहाँ पर बता दिया इसको, ये वाली रेखा होगी वो होगी 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये वाली जो रेखा होगी जो राजस्थान के बिल्कुल सुदूर उत्तर में है, ये होगी 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, इनके बीच में है। और देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें, देखिए इसको भी हम समझ लेते हैं एक बार, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, और देशांतर रेखाओं के बारे में बात करते हैं कि उनको हमें कैसे किस प्रकार से याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से मैं यहाँ पर ये ग्लोब बना देता हूं और देशांतर रेखाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमने यहाँ पर ये 0 डिग्री बना देता हूं मैं भूमध्य रेखा, और मैं राजस्थान की स्थिति इस प्रकार से यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब ये 0 डिग्री देशांतर है जो सीधी रेखा है वो। अब अगर हम यहाँ से खींचेंगे तो देखना थोड़ा सा आप इस चीज को कि अगर मान लीजिए मैं इधर से खींचता हूँ तो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री लाइन होगी, इसके बाद वाली जो लाइन होगी उसका 1 डिग्री मान होगा, इसके बाद वाली का 2 डिग्री होगा, यानी कि पूर्व की ओर बढ़ते हैं हम। तो जैसे मान लो इसको 0 डिग्री कर दो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ऐसा बढ़ता जाएगा।
तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जब स्थिति की बात आएगी तो राजस्थान के जो इधर वाला भाग है यानी कि पश्चिम वाला भाग है, यहां पर कम मान वाली रेखा गुजरेगी, क्योंकि इधर से जब हम शुरू करते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो इधर मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इधर कम मान वाली होगी और आगे राजस्थान का जो पूर्वी भाग है इस भाग से होकर के ज्यादा मान वाली रेखा गुजरती है। तो कम मान वाली इधर होगी यानी कि पश्चिमी भाग में होगी और ज्यादा मान वाली रेखा यहाँ पर राजस्थान के पूर्वी भाग में होगी। तो कम मान वाली कौन सी है इन दोनों में से? 69 डिग्री और 30 मिनट, ठीक है। और ज्यादा मान वाली कौन सी है? 78 डिग्री और 17 मिनट। तो 78 डिग्री 17 मिनट वाली जो देशांतर रेखा है वो पूर्वी भाग में होगी और 69 डिग्री 30 मिनट वाली जो रेखा है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में होगी। एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए अक्षांश रेखाओं के लिए दोनों पर उत्तर उत्तर लिखा है, तो देशांतर रेखाओं के लिए दोनों के लिए पूर्व पूर्व लिखा है। इसका मतलब सीधा सिंपल सा है कि दोनों जिन अक्षांश रेखाओं के बीच में राजस्थान है दोनों ही वो उत्तरी उत्तर वाली रेखाएं हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि अक्षांश रेखाओं के हिसाब से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है और दोनों देशांतर रेखाओं पर राजस्थान का मान या यहाँ पर जो डायरेक्शन दूरी दिशा जो लिखी गई है वो पूर्व लिखी गई है, क्योंकि दोनों देशांतर रेखाओं के हिसाब से राजस्थान जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है इसलिए। तो यहां से एक प्रश्न जो बनता है ना, यहां से इस प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है, तो आप इस चीज को भी ध्यान में रखिए। एक चीज और यहां से जो हम देख सकते हैं वो चीज ये है, जो सवाल यहां से बन सकता है उसी को भी देख लेते हैं इसके साथ में ही। और वो सवाल इस प्रकार से बन सकता है, जैसे मान लीजिए अब ये तो हो गया कि राजस्थान का जो विस्तार है वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के हिसाब से कितना है। अब हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान की उत्तरी और दक्षिणी जो भाग है उनकी दूरी के बारे में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सुदूर उत्तर में, ठीक है, यहाँ पर जो चूंकि यहाँ पर गंगानगर जिला है, यहाँ पर एक जगह है, एक गांव है जिसका नाम है, गांव का नाम है कोणा गांव। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। यहां से लेकर के और बिल्कुल सुदूर दक्षिण में यहाँ पर एक गांव है, ठीक है, उसका नाम है बोरकुंड गांव, बोरकुंड। और ये वाला जो पड़ता है वो जो जिला है उसका वो है बांसवाड़ा, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे कि अगर हम सीधी रेखा यहां से खींच दें लगभग सीधी और इसको ला करके अगर यहां हम मिलाते हैं, ठीक है, तो कोणा गांव श्रीगंगानगर से बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, यानी कि यहां से यहां तक की राजस्थान की लंबाई कह दें आप, ठीक है, या हम कह दें कि उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान की जो लंबाई है वो कितनी है, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है, इसी में लिख देते हैं इसको, ये है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण वाली जो लंबाई है, ठीक है, इस प्रकार से इसको कर लीजिए आप, ये लंबाई 826 किलोमीटर पड़ती है। तो एक दूसरा विस्तार हमारे पास में आ गया, जो दूरी वाली बात यहाँ पर की जाती है। इसी प्रकार की कोई दूरी राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी भाग में होगी, इसको भी हम लिख लेते हैं। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो बिल्कुल सुदूर पश्चिम वाले भाग से यहाँ पर जो जगह है, पहले इस जगह का नाम लिख लेते हैं। जो पीले कलर का मैंने पॉइंट लगाया वो है, जगह का नाम है कटरा, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है जगह का नाम? तो जगह है यहाँ पर जैसलमेर, जैसलमेर जिला। और यहाँ से यहाँ तक जो सुदूर पूर्व वाला जो बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जिला पड़ता है धौलपुर और इस धौलपुर का जो गांव है वो गांव उसका नाम है सिलान, सिलान गांव। और जगह का नाम है, सॉरी जिले का जो नाम है वो है धौलपुर। यहां से यहां तक की दूरी को अगर हम देखें, ठीक है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो दूरी कुल मिलाकर यहां पर है 869 किलोमीटर, ठीक है, 869 किलोमीटर, ठीक है। ये राजस्थान की पूर्व पश्चिम की दूरी है 869 किलोमीटर। तो ये दो विस्तार वाले बिंदु और आ गए। एक विस्तार में हमने अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को किया और दूसरा यहाँ का जो विस्तार है उसमें हम उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है इसके बारे में बात की। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, वो प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है, जैसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण में दूरी भी आपके पास में है,
और राजस्थान की पूर्व से पश्चिम के बीच में जो दूरी है वो भी आपके पास में है। सवाल कुछ इस प्रकार से बन सकता है, ठीक है, किस प्रकार बन सकता है उसको भी हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि राजस्थान की पूर्व पश्चिम वाली दूरी और उत्तर दक्षिण वाली जो दूरियां हैं, ठीक है, उनके बीच में अंतर कितना है, तो इसको घटा दीजिए। आप यहाँ पर लिख दीजिए 869 कौन सी दूरी है पूर्व से पश्चिम में, तो ये 869 लिख दीजिए इसको, 869 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर से दक्षिण में कितना है, 820 किलोमीटर, ये उत्तर दक्षिण वाली है। अब इसका अंतर निकाल लीजिए कितना है, 9 में से 6 गए तो 3, ठीक है, और 6 में से 2 गए तो 4, कितना आ जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर का अंतर राजस्थान की उत्तर और दक्षिण वाली में है। और हम ये कहेंगे कि राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, राजस्थान का यहाँ पर फैलाव वाली जो बात है वो यहाँ पर ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इस चीज को हमने यहाँ से देख लिया, ठीक है, 43 किलोमीटर। आगे जब हम बेसिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें ये पढ़ेंगे कि राजस्थान, अगर हम पूरे ग्लोब का, पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, यानी कि ध्रुव से ध्रुव की ओर मिलाने वाला और पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला, अगर उस व्यास को देखें, और पृथ्वी का पूर्व से पश्चिम पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, यानी कि भूमध्य रेखा पर आप एक सीधी रेखा को गुजारे, अगर हम उसके केंद्र से होकर गुजरे और भूमध्य रेखा पर ही दूसरी तरफ निकले, जिसको भूमध्य रेखीय व्यास हम कहेंगे, ठीक है, तो फिर उन दोनों में भी अंतर 43 किलोमीटर का ही होता है, ठीक है। तो इस बात को हम देखेंगे आगे, और देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन ये दोनों बातें सेम है। तो यहाँ से 43 किलोमीटर को हमें याद में रखना है। कोंडागांव श्रीगंगानगर उत्तर में, दक्षिण में बोरकुंड गांव बांसवाड़ा, इसके पश्चिम वाले भाग में कटरा गांव जैसलमेर, और बिल्कुल पूर्व भाग में, जो पूर्वी भाग है राजस्थान का, उसमें सिलान गांव धौलपुर। इनको याद रखना है। केवल जिले भी पूछ लिए जाए तो बिल्कुल उत्तर में श्रीगंगानगर, बिल्कुल दक्षिण में बांसवाड़ा, बिल्कुल इसका जो पश्चिमी भाग है वहां पर जैसलमेर, और सुदूर पूर्वी जो भाग है उसमें धौलपुर जिला आएगा, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। साथ में आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जिसको आगे और हम थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ेंगे, और उस चीज को मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ। वो चीज ये है कि इसी 23 डिग्री 3 मिनट के बाद में एक रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है, इस प्रकार से लगभग यहाँ से होकर के गुजरती है, और इस रेखा से भी काफी सारे सवाल आते हैं। मैं इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मान है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, या इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जो कि राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। और इसको हम ये भी पढ़ते हैं कि ये बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा को होकर गुजरती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला ये वाला जो हिस्सा अगर आप देखेंगे, यानी कि इस कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जहां पर मैंने लाइनिंग करके ये वाला भाग बताया है, राजस्थान का केवल यही हिस्सा है जो कि उष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है। उष्ण कटिबंध का मतलब होता है कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग, अगर पूरी पृथ्वी पर आप देखें तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच का भाग, या अगर मैं मान वाली बात करूं तो 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण वाली मान वाली जो रेखाएं हैं, कुल मिलाकर के 0 से 23.5 उत्तर, 0 से 23.5 दक्षिण, यानी कि कुल मिलाकर के 23.5 को जोड़ दो तो 47 डिग्री का जो क्षेत्र है, जो पृथ्वी के लगभग बीचों बीच है, जहां पर वर्ष में 2 बार सूर्य सीधा सिर पर चमकता है, गर्मी वाला प्रभाव जहां पर ज्यादा रहता है, उस भाग को हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और राजस्थान का केवल ये वाला हिस्सा जो छायांकित भाग है, या कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो हिस्सा है, ये वाला भाग, या राजस्थान के केवल 2 जिलों का भाग, जिसमें बांसवाड़ा और दूसरा हो जाएगा डूंगरपुर का दक्षिणी जो भाग है, केवल ये 2 ही जिलों का हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है। बाकी का जो राजस्थान है वो पुराना और ग्रीक विचारधारा जो है उसके हिसाब से वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, जबकि एक जो नई जो बात बताई जाती है उसके हिसाब से वो उपोष्ण कटिबंध में आता है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि उपोष्ण कटिबंध कौन सा होता है, ठीक है, और शीतोष्ण कटिबंध के बारे में क्या बातें हैं। ग्रीक विद्वानों ने जो कर्क रेखा है उसके उत्तर वाला भाग, या हम कहते हैं कि मकर रेखा के जो दक्षिण वाला जो भाग होता है, 66.5 डिग्री की रेखाओं तक का जो हिस्सा होता है, उसको वो शीतोष्ण कटिबंध में बांटते हैं, ठीक है। शीत और उष्ण जहां पर लगभग बराबर होती है, और 66.5 से 90 वाला भाग और 66.5 से 90 वाला भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, उसको वो शीत कटिबंध में बांटते हैं।
उसको आगे यहाँ पर हम करेंगे। चलिए ये वाली चीज हो गई, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। काफी सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, आगे हम इस पर भी बात करेंगे। मैं आपको एक ही चीज ये बताऊंगा भी सही कि यहाँ पर कौन सी तारीख को सूर्य सीधा चमकता है। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है, उस डेट को आप कैसे याद रखोगे। सूर्य सीधा चमकेगा तो गर्मी ज्यादा होगी, क्योंकि दिन के समय आप देखा करो सुबह और शाम तो उसकी तिरछी किरणें आती है, उतनी गर्मी हमें महसूस नहीं होती। दोपहर के समय वो लगभग हमारे सीधा सिर पर चमकता है, तो सूर्य की सीधी किरणें आती है, अपेक्षाकृत उसको कम वायुमंडल को पार करना होता है, ठीक है। तो उस समय हमें गर्मी ज्यादा महसूस होती है। तो गर्मी ज्यादा महसूस कब होगी, जब सूर्य सीधा सिर पर होगा। इस दिन सीधा सिर पर चमकेगा या सीधा कर्क रेखा पर चमकेगा, उस दिन अच्छी खासी गर्मी राजस्थान में होगी। वो गर्मी कब होती है, अंग्रेजी महीनों के हिसाब से जून महीने में होती है, हिंदी महीनों के हिसाब से जेठ के महीने में, ज्येष्ठ का महीना जिसको हम कहते हैं उसमें होती है, ठीक है। तो वो डेट जून वाली डेट होगी, और वो डेट कौन सी होगी, 21 जून वो डेट होगी, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से याद कर लिया जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ याद हो जाएगा, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहां से हम चीजें देखी, एक दो चीजें मैं आपको इसमें से और बताऊंगा, यहाँ का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है इसमें से, और उसको भी मैं करूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ से और कहाँ से सवाल बनते हैं, तो एक बार हम करते हैं, और एक और क्या प्रश्न बन सकता है उसको देखते हैं। चलिए एक और यहाँ से देखते हैं, ये राजस्थान का आउटलाइन मैप है हमारे सामने, और यहाँ पर राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को बताया गया है, जो मैंने आपको पहले बता भी दिया। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार, और देशांतरी विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में राजस्थान की स्थिति है। अक्षांश देशांतर वाली बात तो होगी, एक बार किसी एग्जाम में एक प्रश्न पूछा हुआ है, उसी को हम निकाल के देखते हैं। और एग्जाम में प्रश्न ये पूछा गया था कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है और कुल देशांतरी विस्तार कितना है, ठीक है। अब यहां पर फिर से एक वो बात आ गई, देखिए जो मैं आपको बात बता रहा था, कॉन्सेप्ट वाली बात और फैक्ट्स वाली बात, वो यहां पर निकल करके एक बार फिर से सामने आती है कि अगर आपने इन चारों लाइनों को रटा है, इसके मान को अगर आपने रट लिया है, जैसे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना 23 3 से 30 12, 23 3 से 30 12, ये तो एक फैक्ट हो गया जिसको आपने रट लिया। या देशांतरी विस्तार की अगर बात होगी 69 30 से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये अगर आपने रट लिया तो ये तो फैक्ट हो गया जिसको आपने रट लिया। अब यहां से कॉन्सेप्ट वाला सवाल कैसे पूछा जाता है, आपने ये चार चीजें पूछ ली। अब मान लीजिए वो सवाल एग्जाम में आपसे सवाल ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, या राजस्थान का कुल देशांतरी विस्तार कितना है। अब वो ये पूछ रहा है कि राजस्थान कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में है और कितनी देशांतर रेखाओं के बीच में है। तब हमारे सामने एक बार फिर से समस्या आ जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे जैसे एग्जाम हो रहे हैं वैसे वैसे एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है वो हाई होता जा रहा है धीरे धीरे, और अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी एक साइंटिफिक अप्रोच वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ से भी जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उनको पूछे जाने की संभावना बनती है। और उसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देखते हैं, जो सवाल पहले किसी परीक्षा में पूछा गया है, मुझे ठीक से वो याद नहीं है, लेकिन उस परीक्षा में ये सवाल पूछा गया था, और कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरी विस्तार को इसमें पूछा गया था। और दूसरी बात, इसको करने के बाद मैं आपको उसको भी आपको नहीं रटना है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस चीज को आपको रटना नहीं है, आपने जितना याद कर रखा है ना, उसी याद के में से ही वो चीज आपको निकालनी है। और वो चीज क्या निकालनी है, देखिए मैं आपको यहाँ पर उसको निकाल के बताता हूँ। वो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको पूछ लिया कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब देखो कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, हमें तो ये बताया कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है। तो यहां से हम कुल अक्षांशीय विस्तार को निकालते हैं, और वो कैसे निकालेंगे, उसको हम इस प्रकार से निकालेंगे। देखें आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले ज्यादा मान वाली, जो ज्यादा मान है जिस अक्षांश रेखा का उसको लिख लेंगे। ज्यादा मान किसका है, 30 डिग्री और 12 मिनट, उसको आपने लिख लिया। और यहां पर कितना है, यानी कि कम मान वाली जो रेखा है वो कौन सी है, 23 डिग्री और 3 मिनट। तो यहां पर आप रख लेंगे 23 डिग्री और 3 मिनट, ये मिनट लगा दिया मैंने, इनको रख दिया। अब आप एक काम कीजिए, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को घटा दो, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा कि कितनी अक्षांश रेखाओं के बीच में हमारा राजस्थान है। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, ठीक है, इसमें से निकालना है। अब यहां से थोड़ा सा माइनस करने वाली जो बात है
वो थोड़ा सा इसमें हम देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधा मतलब ये कि ये इधर वाला जो चीज है वो डिग्री में है, इस तरफ वाली जो डैश लगाया हुआ है वो मिनट में दिया हुआ है ना। जैसे हम कहते हैं ना मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, अगर आपको मीटर में से मीटर को घटाया जा सकता है, मीटर में से सेंटीमीटर को नहीं घटाया जाता है, ठीक है। फिर आपको यह करना पड़ेगा कि या तो आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा या सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, कुल मिलाकर के यूनिट एक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वहां दिक्कत आएगी। लेकिन यहां पर तो देखिए आप, यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर आपको 12 मिनट में से 3 मिनट घटाने हैं। वैसे हम गणित में कैसे करते हैं, 2 में से 3 जाएंगे नहीं, इधर से 1 लेंगे, उधार लेंगे, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 में से 3 गए तो कितना बचेगा 9। तो ये कितना आ गया 9 तो आ गया मिनट। अब यहां पर देखिए सीधा सीधा या तो कर लो, ठीक है, 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटा लो तो 7 डिग्री आ जाएगा, या तो ऐसे कर लो, या आप बिल्कुल बिल्कुल एकदम गणित के हिसाब से करना चाहते हो तो 0 में से 3 जाएंगे नहीं, तो एक इधर उधार लिया जाएगा, ठीक है। तो इधर एक अगर हम उधार लेंगे इधर से तो यहां हो जाएगा 10, 10 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 7। क्योंकि अब ये डिग्री आ रहा है तो यहाँ पर डिग्री लिख देंगे, एक इधर चला गया तो यहाँ पर कितना बचा 2, 2 में से 2 गए तो 0। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि यहां पर अगर हम ये बात जो कर रहे हैं, ठीक है, यहां का कुल मिलाकर के जो हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं तो वो है 7 डिग्री और 9 मिनट। कुल मिलाकर के हमारा जो राजस्थान है उसका कुल अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है। यानी कि 7 डिग्री की लाइनें और 9 मिनट वाला जो लाइनें हैं उनके बीच में हमारा राजस्थान कुल मिलाकर के बसा हुआ है, ठीक है। तो ये कैसे निकाला हमने, इस मान में से, यानी कि ज्यादा जो अक्षांशीय मान था उसमें से कम अक्षांशीय मान को हमने घटा दिया और उसमें से इसको निकाल दिया। तो जो बात आपको पता थी उसी में से निकाल दिया। तो यहां से इस प्रकार का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार से हम देशांतर स्थिति को करते हैं, ठीक है, और इसी कलर में हम कर लेते हैं ताकि हमें पता रहेगा कि कौन सी कैलकुलेशन किसकी है। सेम बात वही यहां पर करनी है कि ज्यादा जो देशांतरी मान है उसमें से कम देशांतरी मान को हम घटा देंगे। ज्यादा देशांतरी मान कितना है 78 डिग्री और 17 मिनट, ये हो जाएगा। और कम मान कितना है, ये हो जाएगा 69 डिग्री और 30 मिनट, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमें करनी है। अब हमारे साथ में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी अगर आप सीधा सीधा इसको देखो। यहाँ पर इससे पहले जो हमने किया था तो इसमें तो ये था कि 12 मिनट में से 3 मिनट को घटाना था, 9 मिनट हमारे पास में सीधा सीधा ही आ रहा था। अब यहाँ पर हमारा जो घटाने वाली ये प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी। 7 में से अगर मान लीजिए 0 गया तो यहाँ पर तो 7 आ जाएगा, लेकिन फिर इधर से उधार कितना आएगा, तो थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। कुल मिलाकर के 17 मिनट में से 30 मिनट जाएंगे नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से उधार लेना पड़ेगा। अब देखिए एक जब आप इधर से उधार लेंगे, जो आप एक ले रहे हैं तो वो एक क्या आ रहा है, डिग्री आ रहा है। अरे भाई कोई व्यक्ति है अमेरिका का रहने वाला है, उससे आपने कहा कि आपके पास में जो जो भी आपके पास में मुद्रा है उसकी 1 यूनिट मेरे को दे दीजिए, तो वो तो आपको डॉलर देगा। अब आप उस डॉलर को किस में बदल लोगे, हमारे यहाँ पर काम लेने के लिए उसको रुपए में बदल लोगे। तो कुल मिलाकर के इधर से जो चीज उधार आ रही है इधर वो डिग्री में आ रही है, और चूंकि इधर वाली जो कैलकुलेशन है वो हमें मिनट में करनी है। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री को पुनः 60 मिनट में बांटते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इधर से 1 डिग्री उधार आ रहा है या फिर 60 मिनट उधार आ रहे हैं हमारे पास में। 1 घंटा कह दो या 60 मिनट कह दो, 1 रुपया कह दो या 100 पैसे कह दो, एक ही बात है। अभिव्यक्ति इसकी अलग अलग है, अलग अलग यूनिट में इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री आ रहा है इसका मतलब 60 मिनट आ रहे हैं। अब देखिए 17 मिनट पहले से ही है, 60 मिनट और आ गए तो इसको जोड़ देते हैं हम, 60 और 17 को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। 77 क्या मिनट। अब हमारे पास में 77 मिनट हो गए। 77 मिनट में से 30 मिनट आपको क्या करने हैं, माइनस करने हैं। चलिए इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ पर ये 77 हो गया और इसमें से हम 30 मिनट को माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखो, 7 में से 0 गए तो 7 का 7 लिख देंगे यहाँ पर, और 7 में से 3 गए तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 43 मिनट। चिन्ह लगा देते हैं वापस इसका, तो यहाँ हो जाएगा 43 मिनट, ठीक है। क्योंकि 1 डिग्री इधर चला गया तो अब यहाँ पर कितना बचा है 77, 1 डिग्री उधर चला गया तो यहाँ पर 7 77 है, और 77 में से सीधा आप क्या कर दो 69, 77 में से 69, तो कितना बचेगा 8 डिग्री बचेगा सीधा सीधा ही, ठीक है। ये हो जाएगा 8 डिग्री, ठीक है। या इसको हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 1 डिग्री उधर चला गया तो यहाँ पर 7 है, 7
साथ में से 9 जाएंगे नहीं, एक हम इधर से उधार लेंगे तो वैसे भी हम कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में जो देशांतरी विस्तार है वो देशांतरी विस्तार कितना आ जाएगा, 8 डिग्री और 47 मिनट। कुल मिलाकर के बात यह है कि राजस्थान का कुल जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री की पूरी पूरी लाइनें हैं, और उसके बाद में 9 पूरे डिग्री की लाइन नहीं है, वो जो मिनट हमने बीच में बांटे हैं उसमें 47वें मिनट तक है। जैसा कि हमारा अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री की लाइन है और उसके बाद में 8वें डिग्री तक पूरा नहीं था, केवल 9 मिनट की लाइन तक था। तो ये जो स्थिति है वो एग्जैक्ट स्थिति पता करने के लिए की जाती है। तो दूसरे प्रकार से प्रश्न यहां पर यह भी आता है विस्तार में से, कि आपको वो सीधा सीधा अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार नहीं पूछ करके, यानी कि सीधा सीधा पका पकाया आपको नहीं खिला करके या नहीं पूछ करके आपको दूसरे तरीके से वो प्रश्न पूछ लेता है, कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरी विस्तार पूछ लेता है, तो हमें इस बात का पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कुल अक्षांशीय और कुल देशांतरी विस्तार है। यहां से एक और प्रश्न बनता है, और वो प्रश्न ये बनता है, क्योंकि राजस्थान के पूर्वी और जो पश्चिमी समय है उनमें उनके लोकल टाइम में अंतर होता है। ठीक है, वो लोकल टाइम में अंतर कितना होता है, अगर मैं इस क्लास में आपको फिर से एक बार करवाऊंगा तो क्लास काफी लंबी हो जाएगी। हमारे इसी चैनल पर एक अलग से थंबनेल बनाया हुआ है, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी स्थान के समय में अंतर, यानी कि पूर्व, सुदूर पूर्व और सुदूर पश्चिम में अंतर कितना है, उसको कैसे घटाते हैं, क्या कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट टाइम का अंतर कितना है, वो आपको उस क्लास में अलग से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इस चीज को देख लेंगे। जो पूर्वी और पश्चिमी भाग का जो समय है, यानी कि सुदूर पश्चिमी और जो पूर्वी स्थान का समय है, जिसको हम वहां का लोकल टाइम भी बोल सकते हैं, इसमें जो अंतर है वो कुछ जगह पर 36 मिनट लिखा हुआ है, कुछ जगह पर 35 मिनट लिखा हुआ है। और तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जैक्ट अंतर कितना है और उस अंतर को हम कैसे निकालते हैं, और क्यों लोगों ने इसको 36 मिनट बना दिया है, जबकि वास्तव में वो अंतर जो है वो केवल 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है। ठीक है, अगर आप राउंड फिगर में भी चेंज करोगे तो वो समय जो है वो 35 मिनट की ओर चेंज होता है, ना कि 36 मिनट की तरफ चेंज होता है। तो एक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख करके, और ये वाला जो कंफ्यूजन है कि राजस्थान के सुदूर पूर्वी और पश्चिमी भाग का जो समय है उनमें वास्तव में अंतर, एग्जैक्ट अंतर कितना है, ठीक है, उसको आप वहां से पढ़ सकते हैं। आज का जो टॉपिक था हमारा राजस्थान की स्थिति और राजस्थान का विस्तार, उसमें से कहां कहां से आपको फैक्ट्स याद करने हैं, कहां कहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, ये चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो एक कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, जानकारी आपके लिए उपयोगी है, आपको क्लास को पढ़ करके वास्तव में मजा आया, तो अपने दोस्तों के साथ में उसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार की राजस्थान ज्योग्राफी की बिल्कुल बेसिक से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस लाने वाला हूं, और आपको लगभग पूरा राजस्थान करवाने वाला हूं, और राजस्थान के होने वाले सभी जो एग्जाम है उनमें ये सारी जानकारी आपके बहुत काम में आने वाली है, बहुत मददगार रहने वाली है। तो अगली क्लास तक हम एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक मेरे को आज्ञा दीजिए। थैंक यू।